हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। आइडियली हमारा जो 75 डे चैलेंज है उसके तहत जो नेक्स्ट वीडियो है ऑफ एथिक्स आंसर राइटिंग सीरीज वो आना चाहिए, बट बीच में ही ये PT 365 ऑफ पॉलिटी मैगजीन हैज़ बीन रिलीज्ड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको झटपट कंप्लीट करके और हम लोग जो ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे थे आंसर राइटिंग वाला सीरीज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ये वीडियो है PT 365 पॉलिटी का, ठीक है। एक वीडियो और आएगा, ये वीडियो मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स जाएगा मैक्सिमम, एंड विद इन दैट टाइम जो पॉलिटी का PT 365 है उसका हाफ यानी पेज 30 तक का कंप्लीट जो भी रेलेवेंट मटेरियल है फॉर UPSC प्रीलिम्स वो आपका कवर हो जाएगा। ओके, इसके बाहर से कोई भी रेलेवेंट मटेरियल आपका नहीं बचता है। नो डाउट मैं आपको ऐसा डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि उस मैगजीन को मत पढ़िए, आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आपने एक बार उसको पढ़ लिया या फिर किसी कारण से आप मैगजीन्स आपके स्किप होते चले जाते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आप आसानी से उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, या फिर वर्स्ट केस में सिर्फ इस वीडियो पर भी रिलाई आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेलेवेंट सारी चीज़ें यहाँ कवर हो जाती हैं। अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो जो पहला जो आइडिया है वो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल, ठीक है, आपको पता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है इन द सेंटर इज एक्चुअली पुटिंग लॉट्स ऑफ फोर्स ऑन दिस कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया और उस बिल को कहा गया है 129th अमेंडमेंट बिल। देखिए जो प्रोपोज्ड बिल के अनुसार से इसका नंबरिंग है 129th, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनेगा, ठीक है। बट वो बात की बात है, अभी वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो ये बिल का नाम है 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसको कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ से इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास स्क्रूटनी करने के लिए भेज दिया गया। आपको पता है कि दो टाइप की कमेटी होती है जो कि स्क्रूटनी करती है, एक होती है सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी जो होती है, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स को ही स्क्रूटनी करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसे बोलते हैं सेलेक्ट कमेटी, ठीक है। लेकिन या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और सिर्फ राज्यसभा की ही मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है इसकी स्क्रूटनी करने के लिए, तो उसको भी क्या बोलते हैं, सेलेक्ट कमेटी। लेकिन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए या राज्यसभा में, अगर दोनों ही के मेंबर्स को यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर्स दोनों को इसकी स्क्रूटनी करने के लिए अगर नियुक्त किया जाता है तो फिर उसको बोलते हैं JPC यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ओके, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया है इसकी स्क्रूटनी करने के लिए। ऑलराइट, अगर ये बिल अमेंड हो जाता है, ठीक है, तो ये आर्टिकल्स किसको किसको अमेंड करेगा, आर्टिकल 82 इंसर्ट करेगा, इट विल बी एन इंसर्शन नॉट एन अमेंडमेंट। बाकी आर्टिकल 83 को अमेंड करेगा, 172 को अमेंड करेगा एंड आर्टिकल 327 को अमेंड करेगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन बिल। आइए स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं, किसी कारण से ये न्यूज में था। तो 243(k)(1) इस आर्टिकल में पंचायती राज इलेक्शन से रिलेटेड जो इलेक्शंस है उसका पावर वेस्टेड है स्टेट इलेक्शन कमीशन में। इस आर्टिकल को रिमेंबर कर लीजिए। सिमिलरली 243(ZA) इस आर्टिकल के तहत जो म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन है वो वेस्टेड है स्टेट इलेक्शन कमीशन में, और स्टेट इलेक्शन कमीशन के कंडीशंस ऑफ सर्विस, टेन्योर, इन सब के बारे में जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243(k)(2). 243(k)(2). फिर आइए दोस्तों डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन या फिर इसको बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। ये क्या करती है, हर सेंसस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन करती है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ठीक है ना। तो ये इसका काम रहता है, ठीक है। अब इसके आर्टिकल्स आप देख लीजिए। आर्टिकल्स जो हैं इसके वो है आर्टिकल 82, ठीक है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 82 के तहत इसको नहीं बनाया जाता है। आर्टिकल 82 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि वो बाई लॉ
पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट दिस बॉडी, यानी कि पार्लियामेंट इसको बनाती है बाय सर्टेन लॉ एंड हेंस दिस इज एन स्टेट्यूटरी बॉडी। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि डिलिमिटेशन कमीशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 82, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आप ऐसा गलत कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको अभी तक 4 बार इसको फॉर्म किया गया है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में, ठीक है। अब नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन आपका फॉर्म होगा 2026 के बाद, जब भी सेंसस हो जाए, ठीक है, तो उस सेंसस के बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन बना करके नए स्तर पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह का बनाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, डिलिमिटेशन कमीशन में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जो उसका चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट जज या फिर रिटायर्ड जज, ठीक है। साथ ही के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका मेंबर होता है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है या नहीं चाहता है उसका मेंबर बनना किसी भी कारण से, तो वो किसी दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट कर सकता है। और तीसरा, जिस स्टेट में भी आपका डिलिमिटेशन चल रहा है, ठीक है, तो उस स्टेट का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा वो भी इसका मेंबर होगा, यानी कि 3 मेंबर बॉडी है। आइए दोस्तों, ईवीएम और वीवीपैट के बारे में बात करते हैं। लोकसभा में का इलेक्शन हुआ था हाल ही में, उसके बाद भी कई स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, इसलिए ईवीएम और वीवीपैट न्यूज में था, ठीक है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। चलिए खैर, ईवीएम जो है दोस्तों, ये आपको ध्यान में ये रखना है, यहाँ पर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ईवीएम को प्रिपेयर करती है 2 कंपनीज। एक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में, ठीक है। दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL, जो कि आती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत, ठीक है। ईवीएम मैन्युफैक्चर करने वाली 2 ही कंपनीज है। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। देखिए, इसको इंटरचेंज वगैरह करके बहुत आसानी से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट स्टेट जहां पर कि सारे ईवीएम्स के साथ वीवीपैट को लिंक किया गया था। देखिए, आपको तो इतना तो पता होगा कि ईवीएम होता क्या है, वीवीपैट होता क्या है, ठीक है। ईवीएम पर वोट डालते हैं, वीवीपैट में एक कागज निकलती है जो कि दिखाता है कि आपका वोट उसी पार्टी को पड़ा है जिस पर आपने वोट डाला है। तो वो सारी चीजें हम लोग, ओके, आई थिंक इट इज मोर विजिबल नाउ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट जिसने सभी ईवीएम्स के साथ वीवीपैट यूज किया वो था गोवा, ठीक है। फर्स्ट स्टेट जहां पर कि ईवीएम यूज हुआ वो था केरला इन 1982। ये इस टाइप के स्टेटमेंट आपसे 100% पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट स्टेट टू यूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वॉज केरला इन 1982 और फर्स्ट स्टेट टू यूज वीवीपैट्स विद ऑल द ईवीएम्स वॉज गोवा, ओके। आइए दोस्तों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, MCC, ऑलराइट, MCC की बात करते हैं। इसको भी फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1960। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता है कि क्या है। देखिए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल करके और इलेक्शन कमीशन के साथ और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन सब ने मिल करके ये डिसाइड किया कि जब भी इलेक्शन वगैरह अनाउंस कर दिया जाएगा तो वो कौन कौन सी आचार संहिता का पालन करेंगे, यानी कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से बिहेव करेंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। वही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। देखिए, कुछ प्रोविजंस इसके हो सकते हैं जो कि RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत उसको बैकिंग मिलती हो, बट डायरेक्टली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी नहीं है। तो यही 2 लाइन्स इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ऑलराइट। और फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस ऑफ केरला, ऑलराइट। आइए आर्टिकल 329B के बारे में जानते हैं। तो
आर्टिकल 329B कहता है दोस्तों कि नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी क्वेश्चन एक्सेप्ट थ्रू इलेक्शन पिटीशन। ठीक है, तो इलेक्शन पिटीशन के अलावा किसी भी तरीके से पार्लियामेंट की या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की किसी भी इलेक्शन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। एज सिंपल एज दैट, यही कहता है आर्टिकल 329। तो अब ये इलेक्शन पिटीशन कहाँ फाइल किया जा सकता है? तो इलेक्शन पिटीशन कंसर्न्ड हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। मान लीजिए झारखंड में अगर इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो झारखंड से रिलेटेड जो भी इलेक्शन पिटीशन होगा वो झारखंड हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। हाँ, उसके बाद जो भी उसका डिसीजन का अपील होगा वो सुप्रीम कोर्ट में भी किया जा सकता है। कौन फाइल कर सकता है इलेक्शन पिटीशन? कोई भी कैंडिडेट फाइल कर सकता है, और या फिर कोई भी इलेक्टर यानी कि उस स्टेट का जो वोटर है वो भी इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, ये सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। जो पूरा आर्टिकल्स था ना उसको मैंने क्रक्स कर दिया है, ठीक है, जो रिलेवेंट है उस आधार पर, और जो डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं उस आधार पर। चलिए नॉमिनेशन इन इलेक्शन के बारे में देखते हैं। जैसे हर पार्टी या फिर कोई भी जो कैंडिडेट होता है इलेक्शन में खड़ा जो होता है, तो इलेक्शन में खड़ा होना यानी कि वो अपना नॉमिनेशन फाइल करता है। तो ये नॉमिनेशन फाइलिंग की प्रक्रिया जो है वो सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन्ड है। ऑलराइट, और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अगर अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा तो उसको एक प्रोपोजर की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोपोजर उसी क्षेत्र का कोई इलेक्टर होना चाहिए, नहीं कि वोटर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको एक प्रोपोजर की आवश्यकता होगी। कोई भी अन्य होगा यानी कि नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से हो या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो तो उसको 10 प्रोपोजर्स की आवश्यकता पड़ेगी। उसको टोटल कितने? टोटल 10 प्रोपोजर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही आपको बस ध्यान में रखना है नॉमिनेशन इन इलेक्शन के बारे में। अब हम लोग साइलेंस पीरियड के बारे में जानते हैं दोस्तों। साइलेंस पीरियड क्या होता है? ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है, आदर्श आचार संहिता का पार्ट है साइलेंस पीरियड। जब इलेक्शन शुरू होने वाला है, मान लीजिए 5 तारीख को इलेक्शन शुरू होने वाला है, तो 5 तारीख से 48 आवर्स पहले यानी कि 3 तारीख के बाद, ठीक है, आपका कोई भी प्रचार प्रसार नहीं होगा। ठीक है, कोई भी प्रचार प्रसार जैसे गाड़ी से या फिर मीडिया के थ्रू या फिर रेडियो के थ्रू कोई भी प्रचार प्रसार पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह नहीं कर देंगे। यानी कि 48 घंटे आखिरी के छोड़े जाते हैं वोटर्स को अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने के लिए। उसके पहले आप वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं प्रचार प्रसार के द्वारा, परंतु लास्ट के 48 आवर्स आपको उनको देने हैं कि वो सोच सके कि हाँ, अब हमने सभी के प्रचार को सुन लिया, सभी के प्रसार को सुन लिया, ठीक है, सभी के एडवर्टीजमेंट भाषण सब सुन लिया, अब हम डिसाइड करेंगे। तो इसलिए ये लास्ट के 48 आवर्स छोड़ा जाता है दोस्तों एज ए साइलेंस पीरियड। ओके, और साइलेंस पीरियड से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 126 ऑफ द आरपीए में भी मेंशन है। ठीक है, चलिए वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर बात करें हम लोग दोस्तों, तो 1996 से पहले कोई भी कैंडिडेट, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एक कैंडिडेट कितनी भी सीटों पर लड़ सकता था। ठीक है, जैसे कोई वाराणसी से भी खड़ा हो गया, अहमदाबाद से भी खड़ा हो गया, ठीक है, हजारीबाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी खड़ा हो गया, 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी कोई खड़ा हो सकता था। ठीक है, लेकिन 1996 ऑनवर्ड जो है इसको लिमिट कर दिया गया कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1996 से पहले नो लिमिट था। अगर ऐसा बोल दिया जाता है कि 1996 से पहले 3 लोग, एक कैंडिडेट 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते थे, ठीक है, और 1996 के बाद एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, नो लिमिट on number of constituency one can contest the election from before 1996 and after 1996 limit of 2 constituencies per candidate was imposed. all right, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, होम वोटिंग किसको अलाउ किया जाता है? होम वोटिंग का अर्थ क्या है कि जो इलेक्शन कराने वाले लोग हैं वो खुद आपके घर आकर के आपका वोट लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं होम वोटिंग, और ये सुविधा दी गई थी जो 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो ये सुविधा दी गई थी पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी को, जिसका डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा हो, और या फिर सीनियर सिटीजन जो कि 85 ईयर्स से भी अधिक हो। ठीक है, देखिए पुडुचेरी दोस्तों एक ऐसा
यूनियन टेरिटरी बना जहाँ पर सारे ईवीएम्स में इंग्लिश और तमिल दोनों लैंग्वेज के ब्रेल साइनेज लगा दिए, यानी कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी इन साइनेज के सहायता से वोटिंग कर सकते हैं। पुडुचेरी, आपको ध्यान में ये रखना है दोस्तों। भारत में जो इंटरनल इमरजेंसी है बाय इंदिरा गांधी वो लगाया गया था 25 जून 1975 को, ठीक है, 25 जून 1975 को, ठीक है। अब 25 जून 1975 को रिसेंटली यानी कि 2024 में सरकार के द्वारा इस दिवस को घोषित किया गया है संविधान हत्या दिवस के रूप में, ठीक है, संविधान हत्या दिवस के रूप में। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जून 25 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी, इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा की थी, ठीक है। तो ये जो है आपका उस दिन को अब से मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। बाकी कितना मनाया जाता नहीं वो सब छोड़िए। और इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन का जो प्रोविजन है दोस्तों वो आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी देखिए इमरजेंसी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है इट इज ऑलवेज रिलेवेंट, डज नॉट मैटर इट इज इन न्यूज और नॉट। तो पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, बट डिस्पाइट दैट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एकदम 100% याद रख लेनी चाहिए फ्रॉम द PT 365 मैगजीन वो यहाँ पर है। आइए दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है और इस 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसकी मोटे मोटे जो प्रोविजन है वो आप जानते होंगे कि कोई भी कैंडिडेट अगर बीजेपी से इलेक्ट होता है और वो इलेक्ट होने के बाद कांग्रेस में चला जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसके मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। फिर अगर वो वोटिंग ऐसा करता है जैसा कि उस पार्टी के व्हिप ने अगर मना किया है कि इस मैटर पर वोट करने से और उसने वोट कर दिया, या फिर बोला कि इसके फेवर में वोट करना उसके अगेंस्ट वोट कर दिया एंड सो ऑन, तो उसको क्या किया जा सकता है, पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। सिमिलरली कोई नॉमिनेटेड पर्सन जो नॉमिनेट होकर के गया है, ठीक है, वो अगर 6 महीने के पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तब तो उसको एक्सपेल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा के बाद वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो फिर उसकी मेंबरशिप भी चली जाएगी। सिमिलरली अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर इलेक्शन के बाद इलेक्ट होने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है, वहाँ 6 महीने का रूल नहीं है, किसी भी टाइम वो ज्वाइन करता है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, अपनी मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ये 10th शेड्यूल में है, बाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट इसको ऐड किया गया था। जो किसी भी कैंडिडेट की मेंबरशिप को रद्द करना होगा तो उससे रिलेटेड जो भी विषय है उस पर जजमेंट लेंगे स्पीकर या फिर उस हाउस के चेयर जो भी हैं, ठीक है। तो पहले अकॉर्डिंग टू द 10th शेड्यूल लॉ जो स्पीकर का जो पोजीशन था वो था जुडिशियल रिव्यू से परे था स्पीकर का पोजीशन, यानी कि वो अगर किसी को एक्सपेल करता है या नहीं करता है उसकी मर्जी, ठीक है। लेकिन किहोतो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्पीकर के डिसीजन को विथ रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो किहोतो होलोहान केस में क्या कहा गया ये आपको याद रखना है। ये 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए एक और केस है दोस्तों, केशम मेघचंद्रा केस, ठीक है ना। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इसको कभी अगर आप मेंस वगैरह में मेंशन कर दिए केस को कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्पीकर शुड टेक डिसीजन विद इन 3 months, ठीक है। मतलब आइडियल सिनेरियो में स्पीकर 3 months के अंदर अंदर डिसीजन ले ले। कई बार स्पीकर से डिसीजन ही नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद तो जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा ना, ठीक है। अगर उनका डिसीजन आर्बिट्ररी हुआ तो जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए स्पीकर्स क्या करते हैं कि डिसीजन लेने में ही डिले करते रहते हैं, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केशम मेघचंद्रा केस में कहा कि स्पीकर को डिसीजन 3 months के अंदर अंदर ले ही लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों इंडिया के अंदर में जो वोटिंग सिस्टम है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वोट लाया वो जीता।
मान लीजिए सबसे ज़्यादा वोट लाने वाला 30% ही वोट लाया तो भी वो जीत गया, बाकी 70% वोट्स अलग अलग पार्टीज को मिल गए, उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं, इस 70% वोट का वैल्यू 0 हो गया और इस 30% वोट का वैल्यू 100% हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कुछ कुछ कंट्री जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो करती हैं, उसमें हर वोट के लिए क्या किया जाता है, कैंडिडेट्स दिए जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज कॉन्टेस्ट की, P1 P2 P3। P1 ने गेन किया 30% वोट, P2 ने गेन किया 10% वोट, P3 ने गेन किया मान लीजिए कि 30 + 10 और ये हो गया 60% वोट। ठीक है, तो जितनी सीट्स होंगी उसमें से 30% P1 को दे दी जाएंगी, P2 को 10% दे दी जाएंगी और P3 को 60% दे दी जाएंगे, इस तरह से सिंपल। तो ये सिस्टम, इसको कहते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको फॉलो किया जाता है, एकदम ध्यान में रखना है आपको नाम, कि इजराइल में और नीदरलैंड्स में फॉलो किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा भी सिस्टम है दोस्तों जहां पर कि इन दोनों का एक मिक्सर सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, और वैसी कंट्रीज है जर्मनी और न्यूजीलैंड, यानी जर्मनी और न्यूजीलैंड में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इन दोनों का मिक्सर यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है इन जर्मनी एंड न्यूजीलैंड। तो ये एग्जांपल्स आप याद रखिए, एज ए स्टेटमेंट आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है एंड मेंस वगैरह में भी आप इसको कोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में दिया गया था। तो दोस्तों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फर्स्ट सेटअप किया गया था इन द 1921। ठीक है, 1921 आफ्टर मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। आपको ध्यान में होगा कि 1919 के लगभग में मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुआ। ठीक है, और उस आधार पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फर्स्ट सेटअप किया गया था 1921 में। करेंटली इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। बाकी डिटेल्ड प्रोविजंस आपको पढ़ना ही है पॉलिटी की बुक में, कि ये जो है CAG को PAC का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड कहा जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स आप जरूर पढ़िएगा। आइए एस्टीमेट कमेटी के बारे में जानते हैं। इसको फर्स्ट टाइम फॉर्म किया गया इन 1950। इसमें 30 मेंबर्स आते हैं फ्रॉम लोकसभा ओनली। ठीक है, आइए पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1976। 1976 में इसको बनाया गया दोस्तों, अंडर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाज फॉर्म्ड इन 1976 अंडर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1973। प्लीज रिमेंबर दिस। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 20 आते हैं लोकसभा से और 10 आते हैं राज्यसभा से, और उनको इलेक्ट किया जाता है वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, बाकी इसका कार्य क्या है दोस्तों, तो ये हिंदी का ऑफिशियल पर्पसेस में हिंदी का यूज जो है वो उसमें उस क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। ठीक है, इस चीज को ये रिव्यू करती है, उसका मूल्यांकन करती है। ठीक है, कि हिंदी का कितना विकास हो रहा है आधिकारिक कार्यों में। ठीक है, आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग का कितना विस्तार और विकास हो रहा है, इस बात का मूल्यांकन करती है ये कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेज, जिसको कि 1976 में फॉर्म किया गया अंडर ऑफिशियल लैंग्वेजेज एक्ट 1973। 30 मेंबर्स हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक है, आइए कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करें। तो ये दोस्तों इसकी ज्वाइंट कमेटी नहीं होती, इसकी अलग अलग कमेटी होती है। जो राज्यसभा की कमेटी होती है, कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा, उसमें 10 मेंबर्स होते हैं और 10 के 10 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लोकसभा जो होती है, उसमें 15 मेंबर्स होते हैं और वो सभी के सभी नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द स्पीकर। ओके, बाकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपको पता है कि आर्टिकल 105 में मेंशन है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर M लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए। ठीक है, और साथ के साथ M लक्ष्मीकांत के साथ साथ बैक टू द बेसिक्स चैनल पर जो पॉलिटी रिलेटेड MCQs हैं उसका प्लेलिस्ट आप खोलिए। प्लेलिस्ट का डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में डाल दिया जाएगा, पॉलिटी प्लेलिस्ट, उसमें जाइए। ठीक है, और उनके MCQ को आप लगाइए। आपका पूरा का पूरा पॉलिटी
अच्छे से रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास, वो है कैबिनेट कमिटीज। ठीक है, तो कैबिनेट कमिटीज आपको अभी इतना है बस याद रखिए कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है और अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, इन सब के हेड है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी, इन सब के हेड क्या है, पीएम है। और सिर्फ एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसके हेड है होम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड है होम मिनिस्टर। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना, बाकी डिटेल्स आप जरूर पढ़ेंगे। सेक्रेटेरिएट, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट है दोस्तों, तो आर्टिकल 98 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के दोनों सदन जो है वो अपना अपना सेक्रेटेरियल स्टाफ रख सकते हैं। हालांकि इसी में आगे ये भी मेंशन है कि कुछ कॉमन स्टाफ या ज्वाइंट स्टाफ भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो कि दोनों के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये जानना है कि आर्टिकल 98 में ये मेंशन है। ओके, आर्टिकल 98 में मेंशन है अबाउट द सेक्रेटेरियल स्टाफ या फिर सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो सेक्रेटेरिएट होगा दोस्तों, उसका आर्टिकल है आर्टिकल 187। आर्टिकल 187 आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि इन दोनों सेक्रेटेरिएट्स का, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का जो हेड होता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। ठीक है ना। तो लोकसभा सेक्रेटरी जनरल हो या राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल हो, उनका जो रैंक होता है, उनका रैंक कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है। रैंक दोनों का कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जिसको वरीयता का क्रम बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में कैबिनेट सेक्रेटरी का जो ऑर्डर है वो है 11th यानी कि 11वां, जबकि सेक्रेटरी जनरल्स का की जो वरीयता है, उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, वो काफ़ी पीछे है, 23वां है। इस बात को एकदम 100% याद रख लीजिए दोस्तों। यहाँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि रैंक ऑफ सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ बोथ हाउसेस इज इक्वल टू कैबिनेट सेक्रेटरी। इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैबिनेट सेक्रेटरी इज एट द 11th ऑर्डर एंड सेक्रेटरी जनरल्स आर ऑन द 23rd ऑर्डर। ओके, आइए दोस्तों, बाकी सेक्रेटेरिएट के बारे में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है दोस्तों, ठीक है, ये सारे सेक्रेटरीज में सबसे आगे होता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे सारे मंत्रियों में प्राइम मिनिस्टर पहला मंत्री कहा जाता है, प्राइमस इंटर पेरस अमंग ऑल द मिनिस्टर्स। ठीक है ना। उसी तरीके से कैबिनेट सेक्रेटरी इज द प्राइमस इंटर पेरस अमंग ऑल द सेक्रेटरीज, यानी कि होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, इन सबके बीच में जो प्राइमस इंटर पेरस होगा, फर्स्ट अमॉन्ग देम ऑल विल बी कैबिनेट सेक्रेटरी एंड ही इज एक्चुअली अपॉइंटेड बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ऑन सीनियोरिटी कम मेरिट बेसिस। मतलब कि सिर्फ सीनियोरिटी ही एक क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ सीनियोरिटी क्राइटेरिया होने से कई बार पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए सीनियोरिटी कम मेरिट बेसिस है। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है दोस्तों, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का। ऑलराइट दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज जानते हैं। हाँ, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। तो ये दोनों फैक्ट्स आप यहाँ से याद कर लीजिए, मैगजीन में बस इतना था जो कि आपको याद रखना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट को एड्रेस करने का जो अधिकार है वो मिलता है आर्टिकल 86 से और आर्टिकल 87 से। ध्यान दीजिए, अब आर्टिकल 86 क्या कहता है दोस्तों कि प्रेसिडेंट कैन एड्रेस ईदर, यानी कि कोई भी एक हाउस को या फिर दोनों हाउसेस असेंबल्ड टुगेदर, दोनों हाउसेस को मिला करके वो कभी भी एड्रेस कर सकता है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 86 को आज तक यूज नहीं किया गया है। ठीक है, कभी भी प्रेसिडेंट किसी भी एक हाउस को या फिर दोनों हाउसेस को मिला करके एड्रेस कर सकते हैं, इस चीज को आज तक में यूज नहीं किया गया है। तो वो एड्रेस जो करते हैं वो कहां से करते हैं, आर्टिकल 87 से। 87 में स्पेशली बताया गया है कि प्रेसिडेंट को इन मोमेंट्स पर, इन ओकेजन्स पर तो एड्रेस करना ही करना है। द प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ हाउसेस असेंबल्ड टुगेदर, जब दोनों हाउसेस असेंबल्ड टुगेदर करके उनको एड्रेस करना है। व्हेन, किसी भी जनरल इलेक्शन के बाद होने वाले फर्स्ट सेशन में,
जब भी जनरल इलेक्शन होता है, जैसे 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होगा उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे ही करेंगे, एंड इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 87। ओके, सिमिलरली हर साल का, किसी भी साल का जो फर्स्ट सेशन होगा, किसी भी साल का जो फर्स्ट सेशन होगा, ठीक है, उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे ही करेंगे। तो ये दोनों बातें मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 87, और इसी प्रोविजन के तहत प्रेसिडेंट्स ने आज तक जितने भी प्रेसिडेंशियल एड्रेस किए हैं वो आर्टिकल 87 के तहत ही किए हैं। आर्टिकल 86 के तहत प्रेसिडेंट्स ने आज तक कोई भी प्रेसिडेंशियल एड्रेस नहीं दिया है। ये बहुत ही याद रखने योग्य बात है दोस्तों। दोस्तों, जो मिनिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनका जो ओथ होता है वो गवर्न होता है आर्टिकल 99 से, आर्टिकल 99 से। और उनके ओथ का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि फॉर्म क्या होगा, वो दिया हुआ है दोस्तों शेड्यूल 3 में, ठीक है, शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। अगर कोई भी एमपी जो है हाउस में, सदन में बैठ जाए विदाउट टेकिंग ओथ, अगर ओथ को लिए बगैर कोई एमपी हाउस में बैठे, तो उसको पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है, आई थिंक 500 रुपये समथिंग लगती है, ठीक है। तो कोई भी एमपीज विदाउट टेकिंग ओथ हाउस में नहीं बैठ सकते हैं अंडर आर्टिकल 104, नहीं तो उनको पेनल्टी लगेगी। कोई भी एमपी या तो इंग्लिश में, और या फिर जो 8 शेड्यूल है, 8वीं सूची के तहत जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी एक भाषा में या फिर इंग्लिश भाषा में कोई भी एमपी आपका ओथ ले सकता है। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज शेड्यूल 8 का पार्ट है या नहीं है? इसको आप आंसर करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट के बारे में 1955, ठीक है। तो इसमें चलिए एक चीज आप जरूर अभी के अभी याद कर लीजिए कि इट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत किसी को भी जो सिटीजनशिप मिलता है उसका 5 आधार है बस। एक है बर्थ, दूसरा है डिसेंट, तीसरा है रजिस्ट्रेशन, चौथा है नेचुरलाइजेशन, और पांचवा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। 5 आधार हैं नागरिकता देने के अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। ऑलराइट, क्या है 5 आधार? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, सेक्शन 6A, सेक्शन 6A बात करता है दोस्तों उन लोगों की सिटीजनशिप की जो कि ईस्ट पाकिस्तान से, यानी कि बांग्लादेश से आसाम आ गए थे 1966 से 1971 के बीच में, ठीक है। तो सेक्शन 6A के तहत इन लोगों को सिटीजनशिप दी जाती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स सिटीजनशिप टू दोज पीपल who migrated from East Pakistan, currently Bangladesh, to Assam between 1st January 1966 and till 24th of March 1971। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया, एकदम इसको याद रखिए। आइए दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट था PT 365 में वो है अबाउट आर्टिकल 341। तो इसको आप याद रख लीजिए कि 341 क्लॉज 1 क्या कहता है। 341 क्लॉज 1 कहता है दोस्तों कि प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई एनी कास्ट, रेस और ट्राइब एज शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के तौर पर नोटिफाई करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इस नोटिफाइड लिस्ट में अगर कोई ट्वीक करना, मतलब किसी को हटाना है या किसी को जोड़ना है, ठीक है ना, यानी इसके साथ टिंकरिंग करने का जो अधिकार है वो दिया गया है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन टिंकर विद द एबव लिस्ट, यानी प्रेसिडेंट का लिस्ट आ जाएगा। अगर उसमें मान लीजिए किसी एक और को जोड़ना होगा तो उसके लिए प्रेसिडेंट दोबारा लिस्ट नहीं निकालेंगे, वो पार्लियामेंट कर लेगा बाय लॉ। ओके, तो आर्टिकल 341 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स प्रेसिडेंट द राइट टू स्पेसिफाई कास्ट, रेसेस और ट्राइब्स एज शेड्यूल्ड कास्ट, एंड आर्टिकल 341 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट विद द पावर टू क्रिएट लॉ टू टिंकर विद द एबव लिस्ट। ओके, देखिए दोस्तों, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था, वो अयोध्या डिस्प्यूट जब उस टाइम चल रहा था उसी के कारण से ये एक्ट बनाया गया था। तो इसमें क्या कहा गया था कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट वाज ऑन अगस्त 15, 1947, यानी कि आज़ादी के समय
किसी भी रिलीजियस प्लेस का कोई कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर था, जैसे अगर वो मुस्लिम कैरेक्टर का रिलीजियस प्लेस था आज़ादी के समय, या हिंदू कैरेक्टर का रिलीजियस प्लेस था, तो उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, हालांकि उसी टाइम एक एक्सेप्शन दे दिया गया था अयोध्या डिस्प्यूट को, उसके बारे में कहा था कि चलो इसको तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन बाकी किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इसी आधार पर अभी कुछ पिटीशंस वगैरह फाइल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 के समय किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो कैरेक्टर था वो मेंटेन रखा जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। यू मस्ट रिमेंबर दिस एक्ट। दोस्तों पर्सनालिटी राइट्स के बारे में भी मेंशन था। पर्सनालिटी राइट्स को पहले आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन की एक पर्सनालिटी है, ठीक है, जिस कारण से अमिताभ बच्चन की एक अपील है, ठीक है, वो मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को पर्टिकुलर च्यवनप्राश खाने के लिए या तेल खरीदने के लिए वगैरह वगैरह। अब अगर मान लीजिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी दूसरे डिजिटल टूल्स के थ्रू अमिताभ बच्चन की एक कॉपी बना लूँ या उनके जैसा एक कार्टून बना लूँ और उस कार्टून से मैं एडवर्टीजमेंट कराऊँ किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल, तो ये उनकी पर्सनालिटी राइट्स का हनन है, क्योंकि उस वीडियो के थ्रू या उस कार्टून के थ्रू या उस एनिमेशन के थ्रू या उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैरेक्टर के थ्रू मैं ऐसा रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि इसको अमिताभ बच्चन की बैकिंग है, परंतु है तो नहीं, मैंने अमिताभ बच्चन से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं किया है। तो यही है दोस्तों पर्सनालिटी राइट्स। तो पर्सनालिटी राइट्स के बारे में दोस्तों किसी भी लॉ में, किसी भी कानून में कोई भी एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है। पहली बात आपको ये जाननी है। तो पर्सनालिटी राइट्स डिराइव कहाँ से होती है? तो दो अन्य राइट्स से पर्सनालिटी राइट्स डिराइव होती है, जिसमें से कि पहला है राइट टू पब्लिसिटी। तो राइट टू पब्लिसिटी के तहत जैसे कि ट्रेडमार्क्स एक्ट हो गया या कॉपीराइट एक्ट हो गया, और दूसरा है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी अगेन नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, ठीक है, बट इट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 21 अंडर द जजमेंट ऑफ केस, अंडर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस पुट्टा स्वामी केस। ओके, तो केस पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को निजता का अधिकार है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी है। तो राइट टू प्राइवेसी से और राइट टू पब्लिसिटी से, इन दोनों राइट्स से हमें राइट्स मिलता है पर्सनालिटी राइट्स का। ठीक है। हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व जनरल, जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उनकी एक प्रॉपर्टी थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिसको कि सरकार ने डिसीजन लेके अब इसको बेच दिया जाएगा या फिर ऑक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है 1968 का, और ये आइडेंटिफाई करती है कि एनिमी किसको आइडेंटिफाई करती है कि एनिमी इज एनी कंट्री और इट्स सिटीजन्स विच कमिटेड एक्सटर्नल एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया। तो एनिमी आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया सिंपल है, अगर किसी भी देश ने हमारे देश के ऊपर एग्रेशन करने का प्रयास किया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनिमी मानेंगे। उस कंट्री को भी और उसके सिटीजन्स को भी हम एनिमी मानेंगे। और अगर उस कंट्री या उसके सिटीजन्स की कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया में आएगी, इंडिया में होगी उस समय, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होगा वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत होगा। दो कंट्रीज ने आज तक इंडिया के ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन किया है, एक पाकिस्तान ने और दूसरा चाइना ने। इसलिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इन कंट्रीज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में हो तो उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाएगा। ऑलराइट, आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इनर लाइन परमिट के बारे में। देखिए, इनर लाइन परमिट ऐसा है जैसे हमारे कंट्री के अंदर ही आप कुछ जगहों पर नहीं जा सकते हैं विदाउट दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि देखिए वहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, प्लस वो रीजन जो है वो बॉर्डर के करीब है। तो इन रीजन से तो ट्राइबल्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए, प्लस ट्राइबल्स आपको नुकसान ना कर दे, यानी कि आपके प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए, और प्लस वो रीजन चूंकि बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक हैं, तो स्ट्रेटेजिक रीजन से, इन रीजन से ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, इनर लाइन परमिट, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आप वहाँ जा सकते हैं। इस इनर लाइन परमिट का दोस्तों आधार है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873,
यानी ये ब्रिटिश समय का कानून है। इसी आधार पर कहीं ना कहीं अभी भी इनर लाइन परमिट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, करेंटली आपको बस याद यहाँ ये रखना है कि 4 स्टेट्स जो हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, इन 4 स्टेट्स में ही इनर लाइन परमिट लागू होता है। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर दूं, इनर लाइन परमिट के जैसा ही एक होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। तो देखिए, भारत के इन जगहों में से कुछ स्थानों पर जाने के लिए, जैसे अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ प्लेसेस में विजिट करने के लिए इंडियंस को ही, इंडियन सिटीजन्स को ही क्या चाहिए होगा, इनर लाइन परमिट चाहिए होगा। पर इन्हीं एरियाज में और भी कुछ एरियाज जो कि बॉर्डर के नज़दीक हैं वगैरह वगैरह, तो उन एरियाज में अगर इंडिया के बाहर का कोई नागरिक, जैसे फॉरेन नेशनल या फिर इवन एनआरआई भी अगर वहाँ जाना चाहता है, तो उसको इनर लाइन परमिट नहीं लेना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। ध्यान ये रखना है, इनर लाइन परमिट इज एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट इज एप्लीकेबल टू नॉन सिटीजन्स या फिर इवन एनआरआई तो इंडियन सिटीजन्स है, पर उनको भी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेकर के वहां जाना पड़ेगा। ये सारे इंफॉर्मेशन आप जान लिया, लेकिन इसको मत भूल जाना कि कहाँ कहाँ इनर लाइन परमिट लगता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, आइए 15th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कुछ था। ठीक है, तो फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स था, तो वहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है दोस्तों कि 15th फाइनेंस कमीशन का जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में फंडिंग किस तरह से शेयर किया जाएगा। इस चीज़ को बोला जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मान लीजिए कि सारे स्टेट्स को बोला कि आप 41% जो टैक्स है वो सारे स्टेट्स में बांट दो। अब स्टेट्स में कितना कितना बांटना है, उससे रिगार्डिंग जो डिसीजन होगा उसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्टेट्स के बीच में फाइनेंसेस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके रिगार्डिंग 15th फाइनेंस कमीशन ने जो क्राइटेरिया बनाए थे उसको आप याद कर लीजिए, ये मुद्दा है। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है इनकम डिस्टेंस। इसका वेटेज है 45%, एरिया इसका वेटेज है 15%, पॉपुलेशन इसका वेटेज है 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इसका वेटेज है 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इसका वेटेज है 10%, और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स जिसका की वेटेज है 2.5%। प्लीज रिमेंबर दिस, ये पूछा जा सकता है आपसे स्टेटमेंट में कुछ डाल करके या फिर कुछ एक्स्ट्रा कोई फैक्टर डाल करके, एक्स्ट्रा कोई क्राइटेरिया डाल करके कि ये भी 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा सुझाया गया एक क्राइटेरिया है फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस अमंग द स्टेट्स। ठीक है, लंबा चौड़ा छोड़िए, ये आप याद रखिए क्या क्या क्राइटेरिया है। इनकम डिस्टेंस 45%, एरिया 15%, पॉपुलेशन ऑफ according to 2011 census. Please remember this, population should be taken as per 2011 census। तो उसका वेटेज है 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जिसका वेटेज है 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जिसका वेटेज है 10%, एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स जिसका की वेटेज है 2.5%। ऑलराइट, आइए दोस्तों, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात चलते रहती है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में आप 2 चीज़ें जान लीजिए फिलहाल। ठीक है, वो ये है कि इसको स्टार्ट किया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग की गई थी, इसकी शुरुआत होती है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और इसका एंड होता है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। आपको पता होगा कि हाल ही में बिहार और आंध्र प्रदेश सेंटर से ये डिमांड कर रहे थे कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। तो सेंटर ने कहा भाई देखो 14th फाइनेंस कमीशन के ही रिकमेंडेशन के आधार पर आप किसी भी स्टेट को
स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उन लोगों ने अपनी मजबूरी बता दी, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आइए 6th शेड्यूल की बात करें, तो हाल ही में जो लद्दाख जो है दोस्तों, वो लगातार 6th शेड्यूल में अपने आप को इंक्लूड करने की मांग कर रहा है। ठीक है, तो 6th शेड्यूल का जो पावर है दोस्तों, वो आता है आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के तहत, यानी 6th शेड्यूल इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 244 क्लॉज 2। ठीक है, और 6th शेड्यूल हाँ, 6th शेड्यूल के तहत टोटल कौन कौन से स्टेट्स हैं, आपका असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ठीक है, ये 4 स्टेट्स आते हैं। 6th शेड्यूल के तहत 6th शेड्यूल का फॉर्मेशन किया गया था बाय द बारदोली कमिटीज रिकमेंडेशन, यानी बारदोली कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 6th शेड्यूल को बनाया गया था। ठीक है, 6th शेड्यूल एरिया का नोटिफिकेशन आता है बाय द गवर्नर। ठीक है, नोटिफिकेशन आता है बाय द गवर्नर कि इस एरिया को 6th शेड्यूल स्टेटस दिया जाता है। मतलब स्टेट्स डिसाइडेड है कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में, और उसमें कोई पर्टिकुलर एरिया को गवर्नर डिक्लेयर कर देगा आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत के रूप में, या फिर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल के रूप में। अभी इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में दोस्तों 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि टोटल 26 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पॉलिटी का आपका PT 365 का ऑलमोस्ट 50% आपका कवर हो गया मात्र 45 मिनट्स में। ठीक है, इससे अधिक उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ठीक है, हालांकि पॉलिटी का PT 365 ऑलरेडी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैगजीन्स हैं वो हैं इन्वायरमेंट की, कल्चर वगैरह की, बट 50% आपका कवर हो गया, 50% नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा, तो आपका 100% पॉलिटी वाली मैगजीन कवर हो जाएगी। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसको शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 75 डे चैलेंज से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट सेट के वीडियोज और क्वेश्चंस हैं वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।